ठीक है। और हम लोग आयोनिक रेडियस पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, आयोनिक रेडियस मेरे भाई। कोवेलेंट रेडियस कंप्लीट हो गया, आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस में अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो आयंस दो टाइप के होते हैं, कटायन और अनायन होते हैं। कटायन और अनायन होते हैं मेरे भाई, सबको ये बात पता है। ठीक है, जैसे कोई भी एक्स एनी एटम है, ये न्यूट्रल एटम है, तो यहाँ पे अगर x प्लस बना दिए यानी कटायन बना दिए, ये कटायन हो गया। और मेरे भाई अगर यहाँ पे x माइनस बना दिए तो ये अनायन बन गया। ये बात सबको पता है। कैसे कटायन बना होगा, तो इसमें से एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर किए होंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिए होंगे, तो अनायन बन गया होगा। ठीक है, तो अगर हम तुमसे पूछेंगे मेरे भाई कि x और x प्लस में ज्यादा किसका होगा, तो सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया कटायन में, तो मेरे भाई क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, तो यस सर डिक्रीज करेगा। और मेरे भाई अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो न्यूक्लियस के पास में उतना ज्यादा पावर नहीं है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाए, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में भी रिपल्शन बढ़ गया होगा, रिपल्शन बढ़ गया मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज करेगा। तो अगर हम तुमसे पूछे कि रेडियस का ऑर्डर क्या आएगा, तो तुम खुले में कह सकते हो कि सर सबसे बड़ा तो x माइनस होगा, उसके बाद x होगा, और उसके बाद x प्लस। मेरे भाई यहां पर से क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है आयोनिक रेडियस से। x प्लस का सबसे कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा सबको पता है, यानी मेरे भाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है तो ज्यादा साइज है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत कम हो गया मेरे भाई तो सबसे कम रेडियस होगा। यानी तुमको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं मेरे भाई कि रेडियस अगर कंपैरिजन करना है, अगर रेडियस कभी भी कंपैरिजन करना, ये लिखते जाइएगा, रेडियस अगर कंपैरिजन करना है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बाय प्रोटॉन्स का नंबर का रेशियो लेते चले जाओ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय रेशियो बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, प्रोटॉन्स तो कांस्टेंट होंगे, तो उसका रेडियस ज्यादा होगा, उसका ज्यादा होगा मेरे भाई। ठीक है, उसका ज्यादा होगा मेरे भाई। किसी को भी यहाँ पर कोई भी टाइप का कंफ्यूजन है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल करते हैं मेरे भाई। अगर हम तुम्हें दें कि Fe2 प्लस Fe3 प्लस, अब इसको बताने मत लग जाना, हमें अच्छे से पता है कि ये तुम लोग आराम से कर लोगे। Fe2 प्लस Fe3 प्लस में करेंगे कंपेरिजन, आप लोग जल्दी जल्दी करते जाएं, आप लोग अपना नोट्स कॉपी में करें, फिर जिसका गड़बड़ होगा वो अपना सही कर लेगा, हम आंसर मिलाएंगे। तो थर्ड नंबर मेरे भाई Al प्लस Al2 प्लस Al3 प्लस मेरे भाई। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने में रख सकते हैं। O माइनस O2 माइनस, फिफ्थ नंबर मेरे भाई Cl प्लस Cl और Cl माइनस, Cl प्लस Cl और Cl माइनस। तो आई होप ये बन गया होगा आपसे अच्छे तरीके से, किसी को भी कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। Fe2 प्लस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ेगा साइज उतना ही डिक्रीज करेगा। Pb2 प्लस Pb4 प्लस में Pb2 प्लस का Al प्लस Al2 प्लस Al3 प्लस, यहाँ पे एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई कि यहाँ पर Al प्लस का सबसे बड़ा होगा, Al2 प्लस का भी बहुत बड़ा होगा, मतलब छोटा होगा, Al3 प्लस का ज्यादा छोटा हो जाएगा। कोई बताएगा कि Al3 प्लस का ज्यादा छोटा क्यों हो गया, हम अचानक से डबल एरो मार दिए, हम इसका रीजन चाहते हैं मेरे भाई। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाओगे, क्या बोल रहा अंकित, अट्रैक्शन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया, शेल नंबर ही हट गया, एक शेल ही गायब हो गया। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे तो एक शेल ही गायब हो जाएगा, समझ गए, तो अचानक से बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट हो जाएगा। O माइनस
O2 माइनस, ठीक है, ये ऑर्डर आ जाएगा। Cl माइनस सबसे बड़ा होगा Cl, फिर Cl पर, ये डायरेक्टली यही वाला क्वेश्चन मैच कर गया। 6th नंबर मेरे भाई Na प्लस Na2 प्लस। 7th नंबर Mg प्लस Mg2 प्लस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने में रखे हैं, आप जल्दी से करो इसे और सोचो, किसी को कहीं भी डाउट होगा तो बिल्कुल पूछिएगा। तो सोडियम का सबसे बड़ा होगा, फिर Na प्लस का, और Na प्लस Na से जब Na प्लस गया होगा मेरे पास तो सीधा एक शेल गायब हुआ होगा, तो यहाँ पे ज्यादा डिक्रीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली Mg का बड़ा होगा, Mg प्लस से Mg2 प्लस और भी छोटा हो जाएगा क्योंकि शेल गायब होगा, तो चाहो तो लिख लो ड्यू टू, ये सब क्यों ऐसा हुआ है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ शेल, ड्यू टू रिमूवल ऑफ शेल, ड्यू टू रिमूवल ऑफ शेल, शेल की रिमूवल की वजह से हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहीं पर एक बात और करना है जिससे क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, जहां पर 8th नंबर एग्जांपल पर डिस्कशन करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में हम डिस्कशन करना चाहते हैं N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस के बाद Mg2 प्लस Al3 प्लस, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, ये पढ़ाए थे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन बाई अगर प्रोटॉन का रेशियो निकालोगे तो इसमें मेरे में इलेक्ट्रॉन 10 होगा, इसमें भी 10 होगा, 10 10 10 और 10, लेकिन प्रोटॉन्स का नंबर इसमें 7 होगा, इसमें 8 होगा, इस पे 9 होगा, 10 होगा, नहीं मेरे 11 होगा ना, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा मेरे में। तो जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, E बाई पी का रेशियो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम है, तो जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा होगा तो ज्यादा रिपल्शन हुआ होगा, और ज्यादा रिपल्शन हुआ होगा मेरे भाई तो साइज में मेरे भाई क्या होगा, इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के हम कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे सामने रखे थे, तो इस तरीके से उसका हम लोग मेजर करेंगे, इस तरीके से हम लोग इसका मेजर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर माय डियर स्टूडेंट्स, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, किसी को कहीं कहीं पर कंफ्यूजन है तो बिल्कुल पूछ सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अब बीच में हमें रोक करके भी पूछ सकते हो। मेटालिक रेडियस को हम लोग आर एम से रिप्रेजेंट करेंगे, आर एम। ठीक है, मेटालिक रेडियस को हम आर एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मेटल्स के जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे मान लो कि हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि जो आयरन का मान लो कि बड़ा सा पीस लेते हैं तो उसके अंदर पे बहुत सारे आयरन के एटम्स होंगे। सबको पता है कि जो आयरन का होगा उसके अंदर में जो भी एटम्स होंगे वो आयरन के एटम्स ही होंगे ना, उसके अंदर में इस तरीके से बहुत सारे आयरन। हाँ, हम लोग जो भी एटम्स लेते हैं एटम्स को स्फेरिकल इन शेप एज्यूम करते हैं, तो एटॉमिक साइज कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, एटॉमिक साइज कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, तो एटॉमिक साइज का उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, दरअसल वो कोवेलेंट की तरह ही एक तरह से ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मेटालिक का अलग कॉन्सेप्ट है, उसपे तो बस वही था, एक नॉर्मल सा एटम था उसको इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया, तो रेडियस में क्या फर्क पड़ा उसमें। ठीक है, ये भी मेरा रिप्रेजेंटेशन है, कोई दूसरा कोई आएगा तो उसको किसी और लेटर से रिप्रेजेंट कर सकता है मेरे।
तो अब यहाँ पर क्या चीज है कि मेटालिक क्रिस्टल लिए मेरे भाई। हाँ, एटॉमिक साइज के बारे में हम एक बात कह रहे थे आपको। एटॉमिक साइज का मतलब वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा, क्योंकि हम जो भी चीज को मानते हैं वो स्फेरिकल इन शेप मान लेते हैं। तो एटम से मेरे भाई, तो एटम्स के बीच का न्यूक्लियस का तो डिस्टेंस आसानी से निकाल लेंगे। तुम कहोगे कैसे निकालिएगा सर? तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे, कैसे? रेडिएशन को फेंक करके। रेडिएशन को जैसे स्ट्राइक पास नहीं करेगा, हम समझ जाएंगे वहां पर न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल को पास कर देंगे, रिपेल कर जाएगा, तो पता चल जाएगा कि वहां पर न्यूक्लियस है मेरे में। तो DMM, डिस्टेंस बिटवीन मेटल मेटल। लेकिन इसमें कभी कभी एरर हो जाता है मेरे में। एटम का साइज इतना बड़ा, तो जैसा हम बनाए उतना बड़ा थोड़ी ना होता है मेरे भाई, बहुत छोटा। तो पहले एक इसको मारे, एक तो इसको स्ट्राइक कर, इसको स्ट्राइक करके तब तो सही है, इसको स्ट्राइक करके होगा तो तीसरा वाले को। हमको थोड़ी ना पता है मेरे भाई, देख थोड़ी ना पा रहे एटम को। तो जो सबसे जो छोटा आता है ना मेरे भाई, उसको ले लेते हैं हम लोग, समझ जाएंगे सब सबसे छोटा। तो मेरे भाई कभी कभी ऐसा भी होता है ना, इसको और इसको वाला मेजर हो गया, ये हो ही नहीं पा रहा है। ये दोनों मान लो 5 बार किए, कभी ये वाला हो जा रहा है, कभी ये वाला हो जा रहा है, पहला चौथा हो जा रहा है, पांचवा हो जा रहा है, और ये वाला। तो कभी कभी छोटा वाला ये आ गया मेरे भाई, डायगोनल वाला। डायगोनल वाला भी तो आ सकता है, रिलेटिवली तो वो छोटा होगा मेरे भाई 3 ठो वाले से। तो ये सब थोड़ा बहुत एरर चल रहा होता, तो सबसे छोटा वाले को एज्यूम कर लेते। क्यों ऐसा बात बता रहे हैं, अभी बताएंगे क्यों ऐसा होता है। तो मेरे अगर रेडियस ऑफ मेटल निकालेंगे, तो जो सबसे छोटा आता है मेरे में, उसको 2 से डिवाइड दे देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, तुम भी कहोगे हाँ सर एम में एम, तो तुम कहोगे सर ये ज्यादा एग्जैक्ट आएगा। वही तो बात बताना चाहते हैं मेरे में, लग तो रहा है कि एग्जैक्ट आएगा, लेकिन क्या पता तुमने ये वाला मेजर कर लिया होगा तो सबसे छोटा, ये तो थोड़ा बड़ा आ गया होगा मेरे में। तो देखा जाता है कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये एक्चुअल वाले से थोड़ा बड़ा आ जाता है। क्यों बड़ा आ जाता है? क्योंकि डायगोनल वाला मेजर हो जाता है। ठीक है, तो स्लाइटली ग्रेटर देन, स्लाइटली का मतलब बहुत कम, स्लाइटली ग्रेटर देन ही होता है। ठीक है, या एग्जैक्ट भी हो सकता है, ग्रेटर देन एक्चुअल रेडियस, लेकिन ज्यादातर में मेरे में एक्यूरेटली इतना मेजर नहीं हो पाता जितना हम लोग को लग रहा है ना, उतना नहीं हो पाता। तो स्लाइटली ग्रेटर होता है एक्चुअल रेडियस से। क्यों होता है? तो डायगोनल वाला मेजर्ड हो जाता है वहां पर। तो फिर से वही मेरे भाई एक एग्जांपल तुम्हारे सामने रख रहे हैं कि जो डिस्टेंस होता है कॉपर कॉपर के बीच पे, वो मेरे में 129 होता है। मैं आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए 130 दे रहे हैं। तो अगर हम पूछेंगे रेडियस ऑफ कॉपर कितना होगा, तो 130/2 कर दोगे मेरे में 65 पिकोमीटर्स आ जाएगा। एंगस्ट्रॉम में निकालोगे मेरे भाई तो डिवाइड दे देना 100 से, 0.65 पिकोमीटर्स आ जाएगा। तो आई होप ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेटालिक रेडियस क्यों बड़ा होता है, क्यों छोटा होता है। ये सारी बातें आपके सामने हम रख दिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे में लास्ट वाला, वंडर वॉल्स रेडियस। जो तुम्हें लग रहा होगा सर आप बोले थे चारों कंप्लीट हो पाएगा तब तो मेरे में चारों तो कर लिए, लेकिन इससे क्वेश्चन अभी तक कहाँ किए कि ग्रुप के अलोंग कैसा वेरिएशन होता है, पीरियड के अलोंग कैसा वेरिएशन होता है, ये सारी बातें रह गई मेरे में, और वो आज नहीं हो पाएगा हम लोग से डिस्कशन, वो करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। तो मुझे लग रहा है इसमें तो कौन सा बड़ा बात है सर, सारा कुछ तो आसान मेरे में, वो कल पता चलेगा आपको क्लास करने के बाद। वंडरवॉल्स रेडियस, जनरली इसको हम आरवी से रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे वाले कह रहे हैं आरवी कॉलेज, अरे नहीं मेरे भाई, हम वंडरवॉल्स रेडियस को आरवी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ये कब यूज किया जाता है? गैसेस के लिए यूज किया जाता है। ये गैसेस के लिए, गैसेस कोई भी गैसेस हो, नोबल गैसेस हो और एनी अदर गैसेस, और एनी अदर गैसेस, I2F2 लाइक नोबल गैस, F2 भी गैस होता है, Cl2 भी गैस होता है मेरे भाई, H2 भी गैस होता है, N2 भी गैस होता है, डॉट डॉट इस तरीके से बहुत सारे गैस हो सकते हैं मेरे भाई। तो ये सब के लिए यूज किया जाता है जहां पर वंडरवॉल फोर्सेस लग रहे होते हैं। ठीक है, जहां पर वंडरवॉल फोर्सेस लग रहे, जहां पर वंडरवॉल फोर्सेस लग रहे होते हैं, वहां पर वंडरवॉल्स रेडियस यूज किया जाता है। तो मेरे भाई F2, तो तुम कहोगे F का रेडियस निकालना है, नहीं मेरे भाई F का थोड़ी निकालते हैं हम लोग, किसका निकालते हैं वो बात बताएंगे, आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। हम पेज को पलट रहे हैं मेरे, सर एक बार दिखाइए ना।
हो गया सर। ठीक है, अभी तक 4 पेज मतलब 4 टू जा 8 पेज लिखे। नॉर्मली हम लोग 10 पेज लिखते थे मेरे भाई, आज 8 ही हो पाया है अभी तक। मेरे भाई क्या चीज है कि अगर मान लो F2 मॉलिक्यूल है तो F2 मॉलिक्यूल तो ऐसे ना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ होगा, एक दूसरा F2 मॉलिक्यूल होगा, एक दूसरा F2 या O2 कोई भी होगा। तो मेरे भाई इस दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, F2 मॉलिक्यूल F2, ये F2 मॉलिक्यूल है या O2 ले लो जो मन है, F2 ले लिया मेरे भाई। तो ये मॉलिक्यूल्स है मेरे भाई, ठीक है, F2 है, तो इन लोग के बीच में वंडरवॉल्स फोर्सेस लग रहा होगा। तो वंडरवॉल फोर्सेस जो लग रहा होगा मेरे भाई, तो उसका डिस्टेंस तो हम लोग निकाल लेंगे ना। अच्छा मान लो कि तुम बोले सर यही वाला हमेशा होगा, तब तो ये कहीं ये वाला और ये वाला हो गया तो ये और ये हो गया, तो फिर से बोलेंगे मिनिमम वाले को मेजर करते हैं, मिनिमम वाले को मेजर करते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस का आधा होगा मेरे भाई, ये डिस्टेंस को आरवी कहेंगे, इस डिस्टेंस को आरवी कहते हैं। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया मेरे भाई, ये तो समझ में आना चाहिए आपको अच्छे तरीके से। एक बात और हम बोलना चाहेंगे, स्टार मार करके लिख देना मेरे भाई, जो क्रिप्टन होता है और जेनॉन होता है, इन लोग कंपाउंड बनाते हुए पाए गए। क्रिप्टन के एक कंपाउंड नेचर में देखे जाते हैं और जेनॉन के मेरे भाई बहुत सारे कंपाउंड देखे जाते हैं, XeF2, XeF6 बहुत सारे देखे जाते हैं। तो इन लोगों का कोवेलेंट रेडियस भी मेजर किया गया है। कोवेलेंट F2 ये फ्लोरीन ये सब का तो मेजर किया ही जाता है, वो सब तो अलग है। मैं नोबल गैसेस में कोवेलेंट रेडियस कोई पूछेगा कि कौन कौन से नोबल गैसेस का किया जा सकता है, तो क्रिप्टन का भी एक कंपाउंड होता है और जेनॉन का तो बहुत सारा होता है मेरे भाई। कोवेलेंट रेडियस कैन बी मेजर्ड। वैसे ये IIT JEE कम पूछ सकता है मेरे भाई, लेकिन आपको कोई टेस्ट के लिए पूछ सकता है आपसे, तो आप बता देना क्रिप्टन और जेनॉन का मेजर किया जा सकता है। ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे जो गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच वाला हो उसका करके आधा कर देंगे मेरे भाई। ठीक है सर कोवेलेंट या वंडरवॉल? वंडरवॉल्स तो मेजर होगा ही नोबल गैसेस का, जैसे फ्लोरीन ये सब का कोवेलेंट मेजर होता है। क्रिप्टन और जेनॉन का भी कोवेलेंट रेडियस को मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जो लोग कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड का रेडियस तो आएगा ना। यस। तो यही बात को किए हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना लो, छोटा सा नोट बना लो मेरे भाई। तुमको कैसा नोट बनाना है? सौम्यदीप, एसेट के बारे में हम लोग पी ब्लॉक में बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। बहुत टाइप का सल्फर होता है, रोम्बिक सल्फर होता है, ठीक है, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर जो आप पढ़ते हैं ना मेरे भाई, वो सारी बातों को करेंगे हम लोग वहां पर। ठीक है, एसेट एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, सल्फर का कैटिनेशन प्रॉपर्टी अच्छा होता है मेरे भाई, तो बड़े सारे लॉन्ग चेन में एग्जिस्ट करते हैं, कोवेलेंट फॉर्म बनाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रेडियाई, ऑर्डर ऑफ रेडियाई में अगर बात करें मेरे भाई, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेडियाई, तो अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा कोवेलेंट, वंडरवॉल्स, वंडरवॉल्स, मेटालिक और कोवेलेंट में सबसे बड़ा मेरे भाई वंडरवॉल्स होता है, बहुत बड़ा होता है। मेटालिक भी बड़ा होता है और आरसी भी बता दिया मेरे भाई, हम बोले स्लाइटली ये छोटा पड़ जाता है, ये स्लाइटली बड़ा पड़ जाता है एक्चुअल से। और मेरे में वंडरवॉल्स तो बहुत ही बड़ा है। तुम पूछोगे सर वंडरवॉल्स कितना बड़ा होता है, तो मेरे में जनरली ऐसा देखा गया कि वंडरवॉल्स रेडियस जो होता है दुगना होता है मेरे में कोवेलेंट रेडियस। किसी किसी में जैसे मान लो किसी का मान लो कि कॉपर का लेट से 65 है, 65 एंगस्ट्रॉम है, तो उसका गैसेस में अगर तुम देखोगे तो हो सकता है कि 130 132 आ जाए, लेकिन एग्जैक्टली दुगना होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। दुगना से ज्यादा भी हो सकता है, दुगना से कम भी होता है। कुछ ऐसे हैं जिसके वंडरवॉल्स रेडियस दुगना से कम भी आता है थोड़ा बहुत, किसी का दुगना से ज्यादा भी आ जाता है, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली लिखे दुगना के अराउंड होता है। ठीक है, तीसरा नंबर बात करना चाहेंगे मेरे भाई नोट का, कि जो रेडियस होता है एटम का, जो रेडियस होता है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। 5 मिनट और पढ़ाएंगे, 3:30 से मेरा दूसरा भी क्लास है मेरे। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन मेरे भाई किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो वो फॉलोइंग फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
तो इसमें पहला फैक्टर है अगर शेल नंबर इंक्रीज करे, ये डोमिनेंट फैक्टर है। शेल नंबर अगर इंक्रीज करता है तो मेरे पास साइज ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग शेल से ही ज्यादा ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि श्रोडिंगर का आने के बाद सब थ्योरी ही खत्म हो चुका है। क्या होता है क्या नहीं होता कुछ कॉन्सेप्ट ही अब नहीं रहा हम लोग के पास में। श्रोडिंगर जब से बोल दिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी में बात होगा तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। जो थोड़ा बहुत फील आता है तो बोर्ड्स का ही थ्योरी से फील आता है मेरे। तो हम लोग इसीलिए जो भी बातें कर रहे होते हैं वो शेल के बेसिस पर ही बात कर रहे होते हैं। दूसरा माय डियर स्टूडेंट्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तुमको ये क्या होता है बस हम इतना ही बताएंगे मेरे भाई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सुन लो थोड़ा सा मेरे बातों को। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ग्रुप के अलोंग कांस्टेंट होता है, ग्रुप के अलोंग कांस्टेंट होता है और पीरियड के अलोंग इंक्रीज करता है। ठीक है, तो बस इतना ही बात तुम्हें याद रखना है। हम जेड इफेक्टिव तुम्हें निकालने के लिए नहीं सिखाए हैं, हम बोले यहाँ से कोई मतलब ही नहीं। तो इसमें दो बात को याद रखना है मेरे भाई कि ग्रुप के अलोंग कांस्टेंट होता है और पीरियड के अलोंग इंक्रीज करता है। तो अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो साइज डिक्रीज करेगा, तो साइज वहां पर डिक्रीज कर जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं, इसके बेसिस पर हम लोग और भी डिस्कशन को करेंगे कि ट्रेंड्स कैसे चलेगा मेरे भाई, जनरली ट्रेंड्स कैसे चल रहा होता है ग्रुप के अलोंग पीरियड के अलोंग, ये कल स्टार्ट करेंगे मेरे भाई और बहुत सारी बातों को करेंगे। एसपीडी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एक वर्ड यूज होगा आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और कॉमन एलिमेंट्स भी कहते हैं, कॉमन एलिमेंट्स भी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और भी सारी चीजों को कवर अप करेंगे मेरे भाई। आपको जान करके खुशियां मिलेगी, अच्छा लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में तो पूछ लो मेरे भाई। आप लोग सीडीपीएस बनाते जाओ, जो भी चैप्टर्स का दिया गया है उसको आप कंप्लीट करें। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, एटॉमिक रेडियस के बारे में बहुत सारी बातों को किए थे हम लोग। ठीक है, लाइक हम बताए थे आपको कि एटॉमिक रेडियस जब भी कंपैरिजन करना हो तो आप दो फैक्टर्स को देखेंगे। अगर शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस बोलो या एटॉमिक साइज बोलो, बताए थे साइज का मतलब वॉल्यूम होता है, साइज का मतलब वॉल्यूम होता है। तो ये एक बात बताए थे और दूसरा बात बताए थे कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज करता है तो रेडियस डिक्रीज करता है, रेडियस डिक्रीज करता है। ये ऐसा क्यों होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है, जैसे जैसे प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन Q1 Q2 का वैल्यू बढ़ता है, तो मेरे में अट्रैक्शन बढ़ता है ना, ऐसे इमेजिन कर सकते हो। तो इसीलिए बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो जेड इफेक्टिव नेट होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता था? जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, तो इसका नेट वैल्यू अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, हाँ, इसको ऐसे फील अगर करना चाहो नॉर्मली तो तुम कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहा है, तो अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। दैट्स वाई बोल सकते हैं कि साइज जो होगा, रेडियस जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा माय डियर स्टूडेंट। इसी को बुक्स में लिखा रहता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दरअसल ये मतलब है, इसका वैल्यूज निकाला जाता है। सिग्मा माय डियर स्टूडेंट हम लास्ट टाइम बताए थे ये शील्डिंग इफेक्ट है, सिग्मा के बारे में बताए थे शील्डिंग पावर या शील्डिंग इफेक्ट बताए थे और इसका वैल्यू भी निकाला जाता है, बट आपके कोई काम का नहीं है, आपको सिलेबस पे नहीं है निकालने का। ठीक है, ना कभी आईआईटी जेईई पूछा है और कभी पूछेगा मेरे भाई। तो अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स बात करेंगे मेरे भाई। तो अब ट्रेंड्स जो होता पीरियड के अलोंग अलग होगा, ग्रुप के अलोंग अलग होगा। चलो देखते हैं और समझते हैं। ट्रेंड्स अलोंग अ पीरियड, ट्रेंड्स अलोंग अ पीरियड। तो मेरे भाई अगर
पीरियड के अलोंग देखेंगे ना, तो पीरियड के अलोंग शेल कांस्टेंट होता है। पीरियड का मतलब हुआ कि लेफ्ट से राइट चलना। पीरियोडिक टेबल पे लेफ्ट से राइट चलने को हम लोग पीरियड कहते हैं। और हम एक बात बताए थे, इसमें पीरियड में शेल नंबर, शेल कांस्टेंट होता है, शेल कांस्टेंट होता है, लेकिन जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है। तो तुरंत तुम कह सकते हो कि सर साइज या रेडियस जो होगा वो डिक्रीज करेगा। यस मेरे भाई, अगर अलोंग द पीरियड चलोगे तो साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे लिथियम, बेरिलियम। ये जो डिस्कशन कर रहे हैं मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हम नियॉन को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नियॉन का वंडरवॉल्स रेडियस मेजर किया जाता है। अगर एटॉमिक रेडियस अगर हम कोवेलेंट के टर्म में मेजर करेंगे तो उसका भी डिक्रीज होगा, यानी कि सबसे बड़ा होगा मेरे भाई लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज करेगा। तो मेरे भाई ये हो गया ऑर्डर, ये ऑर्डर। और अगर नियॉन का कोवेलेंट रेडियस लिखेंगे तो लास्ट में आएगा। अदरवाइज नॉर्मली ऐसा बाय डिफॉल्ट सेट है कि नोबल गैसेस का हम लोग वंडरवॉल्स मेजर करते हैं और वंडरवॉल्स रेडियस हमेशा कोवेलेंट से बड़ा होगा तो वो आगे आएगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर कोवेलेंट रेडियस पूछ लिया गया आपसे तो वहां पर आपका पीछे ही लाइन पे लगेगा। ठीक है, तो आप आई होप आपको लाइन तुरंत समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और भी लिख सकते हैं, अगर नोबल गैस को कंसीडर नहीं करें तो अल्कली मेटल्स का ही साइज बड़ा होता है। कोवेलेंट, अगर कोवेलेंट रेडियस बोले तो डायरेक्टली अल्कली मेटल्स का ही ज्यादा होगा। और अगर सारे का कंपैरिजन कर रहे हैं नोबल गैसेस को छोड़ करके भी, तो सबसे बड़ा जो होगा वो आपका लिथियम यानी अल्कली मेटल का होगा। हाँ, डाउन द ग्रुप मेरे भाई इंक्रीज करता है, अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात को नहीं लिखवा रहे क्योंकि ये आपको बात अच्छे से मालूम है। सिमिलरली पीरियड नंबर 3 में, पीरियड नंबर 4 में इसी तरीके से वेरिएशन होगा। अब इससे ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, जरूरत भी। हाँ, नियॉन तो कोवेलेंट कंपाउंड नहीं ना बनाता है, तो उसका हाँ, रेडियस कैसे निकालेंगे? यस, रेडियस मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेजर किया जाता तो उसका पीछे सबसे लगता। ठीक है, अगर कभी बोलते कि सारे का कोवेलेंट रेडियस मेजर करना है तो हम नियॉन को पीछे लगाएंगे। अदरवाइज हम बोले एक लाइन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक चीज सेट है, बाय डिफॉल्ट ये एक सेट है कि नोबल गैसेस का हम लोग वंडरवॉल्स रेडियस ही बोलेंगे। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो नोबल गैसेस के केस में आप वंडरवॉल्स रेडियस ही मेजर करिएगा, कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको लिखा हुआ आ गया कि कंपैरिजन करना है कोवेलेंट, तो कोवेलेंट की तरह आप सबसे पीछे लगा देंगे। ठीक है, ट्रेंड्स। हाँ, लेकिन हाँ तुम कहोगे सर क्रिप्टन का, जेनॉन का तो मेजर करते हैं कोवेलेंट, उस हिसाब से तो उसका पीछे लगना चाहिए। लेकिन हम क्या बोले, बाय डिफॉल्ट नोबल गैसेस का हम लोग वंडरवॉल्स रेडियस ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज लिथियम का यानी अल्कली मेटल्स का सबसे ज्यादा होगा अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होगा अगर नोबल गैस को कंसीडर नहीं करें तो। ट्रेंड्स अलोंग अ ग्रुप, अब ग्रुप के अलोंग कैसा ट्रेंड चलता है मेरे भाई। ठीक है, ये सारी बातों को आप जानते होंगे मेरे भाई, बट फिर भी हम सारी बातों को डिस्कशन कर रहे हैं आपके सामने। ट्रेंड्स का मतलब हुआ ग्रुप के अलोंग टॉप टू बॉटम मेरे भाई, टॉप टू बॉटम का बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम में हम आपको बताए थे यहाँ पे जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होगा। तो अगर शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो रेडियस मेरे भाई इंक्रीज करेगा, क्योंकि शेल नंबर ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। शेल नंबर जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। इस पेज को हम हटा रहे हैं, आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। टॉप से बॉटम का बात करेंगे यहाँ पर। तो अब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे अगर हम बोले ग्रुप नंबर 1 बात किए, इसी तरीके से हम ग्रुप नंबर 2 भी बात करेंगे तुम्हारे सामने। ग्रुप नंबर 2 भी बात करेंगे तो ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तुम लोगों से फ्रांशियम, तो फ्रांशियम को भी ले सकते हो। तो फ्रांशियम में फिर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाली बातें आ जाती है अगर फ्रांशियम को इंक्लूड करेंगे तो
तो मेरे पास सिंपल सा बात है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलेंगे इस ग्रुप में या फिर इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, आप लोग इसको अलग अलग ढंग से याद किए हुए होंगे। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ऐसे करके याद किए होंगे। बहुत लोग ऐसे याद करता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे याद कर सकते हो मेरे भाई, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे आपको एलिमेंट्स भी याद रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो मेरे भाई डाउन द ग्रुप आपका शेल नंबर बढ़ रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज करेगा, रेडियस भी इंक्रीज करेगा। तो यानी इसको अगर एग्जांपल के फॉर्म में एग्जांपल नंबर 2 पुट करें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो डाउन द ग्रुप ऐसा ऑर्डर आ जाएगा जो कि अभी हम देखें मेरे में इस तरीके से रेडियम में पलट जाता है। अगर मान लो तुमको भी यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दे मेरे में, एक और एग्जांपल पुट कर दे तुम्हारे सामने में, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम दे दे, तो अभी फ्रांशियम वाली बात को भी तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये ऐसे चलता तो है मेरे में, तुम्हें लग रहा होगा फ्रांशियम का सबसे ज्यादा होगा, लेकिन ये दोनों में पलट जाता है। क्यों पलटता है अभी उसका रीजन पता चल जाएगा। उसी तरीके से बेरियम और रेडियम में भी पलट जाता है। ठीक है, तो तुम कहोगे ये तो एक्सेप्शन हो गया, नहीं मेरे में एक्सेप्शन नहीं, इसका रीजन है। हम अभी आपको रीजन देंगे, अभी आपके सामने में हम रीजन देने जा रहे हैं क्या होता है, क्यों ऐसा हो रहा है। इसी तरीके से बेरियम वाले में चाहे तो लिख सकते हैं आप, बेरियम में और रेडियम में पलट जाएगा। ठीक है, ये क्यों होता है इस बात को समझाएंगे। ग्रुप नंबर हम ग्रुप नंबर को 13 को लेते हुए समझाएंगे। ग्रुप नंबर 13 को अच्छा एस ब्लॉक में ये बात बता चुके हैं। अच्छा और अच्छी बात है, तब तो मेरा और शॉर्टकट हो गया मेरे में, तब तो हमें एक्सप्लेन करने में भी टाइम सेव अप हो जाएगा। ग्रुप नंबर 13 में अगर बात करें मेरे भाई तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, ऐसा ही याद किए होंगे मेरे भाई। तो इन जनरल नॉर्मली अगर देखा जाए तो शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज करना चाहिए। तो एग्जांपल नंबर अगर तुम्हारे सामने में 5 लिखे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में मेरे भाई, तो नॉर्मली देखा जाना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए। बट यहाँ पे एक आपको फिर से दिखाई देगा कि गैलियम क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे आ जाता है और एल्यूमिनियम और गैलियम में पलट जाता है। मेरे भाई ये क्वेश्चन जेई में 2-3 बार आ चुका है और मेरे भाई ऐसा भी नहीं कि नहीं आ सकता है, दोबारा फिर से आ सकता है। ठीक है, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम का जो नेट रिजल्टेंट आपका ऑर्डर आ जाएगा ये आ जाएगा, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। बस गैलियम और एल्यूमिनियम में पलटा है। क्यों पलटा है इस बात को भी जानेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, और क्यों ऐसा हो रहा है। तो मेरे में अगर एल्यूमिनियम का तुम्हारा एटॉमिक नंबर 13 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो मेरे भाई पूरा ही चाहो तो लिख लो या फिर आधा से लिखो। चलो हम लिख देते हैं मेरे भाई, नियॉन से लेकर के 3s2 4s1। और मेरे भाई गैलियम का लिखेंगे तो गैलियम का एटॉमिक नंबर आपका 31 हो जाएगा, इसमें 18 जोड़ लो आप। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी नियॉन से ही लिखना चाहेंगे, नियॉन 3s2 क्या लिख दिया है मेरे भाई, 3s2 3p1 होगा ना, 3p1 होगा, 3p6 4s2 3d10 और उसके बाद 4p1 होगा। तो अगर इसको शेल वाइज लिखो, तो 3s2 3p6 3d10 आ गया, 4s2 4p1। तुम कहोगे यहाँ पे तो सर शेल नंबर तो बढ़ा है और आप इतना देर से यही बात चिल्ला करके बता रहे थे कि शेल नंबर बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, बट यहाँ पे तो अलग गेम हो गया। एक बात और बताइए मेरे भाई, गेम तो हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा का नहीं होता, ऐसा मत समझ लेना कि बहुत ज्यादा का चेंजिंग आ जाएगा, बहुत कम का चेंजिंग होता है।
बहुत कम का चेंजिंग होता है। ये क्यों होता है? तो अगर एल्यूमिनियम वाला जो तुम देखोगे एल्यूमिनियम के लिए, उसका न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के बाद इस तरीके से 3s होगा और उसके जस्ट थोड़ा सा बाजू में 3p होगा, उसके जस्ट बाजू में एक और सब शेल होगा जो कि 3p होगा। और अगर तुम गैलियम का बनाओगे मेरे भाई तो 3s होगा, उसके जस्ट बाजू में 3p होगा और 3d थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस में होता है, इसीलिए मेरे भाई पहले 4s में भरा जाता है और मेरे भाई उसके बाद 4th सब शेल आएगा, फिर उसके बाद 4th p आएगा, 4s आएगा और फिर 4p आएगा मेरे भाई, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है। तो अगर यहाँ पे देखें मेरे भाई, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसमें टोटल 13 प्रोटॉन्स है, लेकिन यहाँ पे तुम गिनोगे तो यहाँ पे 31 प्रोटॉन्स है, 31 प्रोटॉन्स है मेरे भाई। तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो बढ़ा और प्रोटॉन्स का भी नंबर बढ़ा, लेकिन शेल नंबर भी तो बढ़ता है। तो आप बोलते थे शेल नंबर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है मेरे भाई, हम आज भी कह रहे हैं कि ये शेल नंबर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है मेरे भाई। लेकिन तुम सोचो 13 प्रोटॉन्स मिल करके ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा 3s और 3p को मेरे भाई, यहाँ पे भी 3s और 3p है, यहाँ पर 31 प्रोटॉन मिल करके अट्रैक्ट कर रहा है 3s और 3p। इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो तुम कहोगे सर हाँ सही, तो ज्यादा खींचा गया होगा। यस, ये ज्यादा खींचा गया होगा। तो मेरे भाई जब ज्यादा खींचा गया होगा तो उसके बाद वाला सब शेल क्या होगा, थोड़ा वो भी अट्रैक्ट हुआ होगा, ज्यादा पावर ज्यादा है मेरे भाई, और इसको प्रोटेक्ट करने का टेंडेंसी कम होता है। शील्डिंग पावर जो होता है, शील्डिंग पावर या जो शील्डिंग इफेक्ट होता है मेरे भाई, शील्डिंग पावर बोलो या इफेक्ट बोलो, सबसे ज्यादा S का होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है और फिर F का होता है, क्योंकि न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा दूर हो जाता है। तो अब ये D रोक नहीं पाएगा, इसका न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है ये सीधा सीधा यहाँ अट्रैक्शन पहुंच जाएगा 4s 4p में, और मेरे भाई ये ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि अचानक से जैसे बढ़ता ना मेरे भाई, D वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता, 3d एक्स्ट्रा आने की वजह से अचानक से कुछ ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ा है, प्रोटॉन्स भी बढ़ा है, तो ज्यादा 10 ज्यादा से बढ़ गया। इससे पहले वाले शेल्स में D नहीं था, अचानक से जब D इलेक्ट्रॉन्स आया ना मेरे भाई तो ये ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो जिसकी वजह से मेरे भाई कि एल्यूमिनियम और गैलियम का क्या हो जाता है, रेडियस में चेंज आ जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग। इसका रीजन क्या देते हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल, डी सबशेल का मेरे भाई इसको पुअर शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। और डी सबशेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जैसे लैंथेनम से F का पुअर आता है मेरे भाई, तो बोलते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F सबशेल बोलते हैं, तो उसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो मेरे भाई ये इस D कहां से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम से, तो इसी को हम लोग स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, इसी को हम लोग स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पर ये वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको स्कैंडाइड, स्कैंडियम से बना है, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ऐसा इसी वजह से होता है, ठीक है। इसी तरीके से अचानक से जब F सबशेल आएगा ना तो वहां पे भी यही चीज होगा, वहां पर भी यही चीज होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे बात करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग का पी ब्लॉक में अब कोई दिक्कत नहीं है, पी ब्लॉक का भी जो भी एलिमेंट्स आएगा नॉर्मली फॉलो करना, जिसमें चेंज था एल्यूमिनियम और गैलियम में। अब यहाँ पे बच्चों को एक डाउट आता है, तो वो क्या डाउट आता है, तो मेरे में जब हम ग्रुप नंबर 13 पढ़ा रहे थे तो बोला कि सर यहाँ पे आप बोले कि अचानक से डी आया है तो चेंज हो गया एटॉमिक रेडियस में, तो सर इंडियम और थैलियम में भी तो अचानक से एफ आया है, तो इस हिसाब से तो थैलियम भी मेरे में आगे हो जाना चाहिए, थैलियम पीछे हो जाता है, इंडियम आगे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं होता है। तो बात ये है मेरे भाई, यहाँ पर भी F की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये आगे आया, लेकिन इंडियम को बीट नहीं कर पाया, बात समझ में आया। ऐसा नहीं हुआ था कि वहां पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगा मेरे भाई, वहां पे भी ये अट्रैक्शन लगा इस टाइप का, लेकिन वहां पे इसको बीट नहीं कर पाया, अंदर नहीं हो गया ज्यादा,
यहाँ पे इसको बिट करके इससे ज्यादा पार कर गया तो बोल सकते हैं कि इसका रेडियस कम हो गया, उसमें भी अट्रैक्शन बढ़ा, उसमें भी हुआ, लेकिन ईडीएम से कम नहीं हो पाया। बात समझ में आया? लेकिन अट्रैक्शन बढ़ चुका है, इस बात को ध्यान रखना। थैलियम में तो यहाँ पे एक बच्चे गलती कर देते हैं, इसको बात को मेरे बातों को एकदम माइंड में नोट डाउन कर लेना। माइंड में, कॉपी में तो करना ही होता है, माइंड में करना भी है मेरे भाई बहुत सारी चीजों को, ठीक है। अब मेरे भाई हम ट्रेंड्स अलोंग आपका ग्रुप बात कर लिए, ट्रेंड्स अलोंग पीरियड बात कर लिए, तो अब क्या बचा मेरे भाई? अभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बचे हुए हैं। तो मेरे भाई डी ब्लॉक में वैसा कोई ट्रेंड नहीं चलता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर बात करें मेरे भाई, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वैसा कोई ट्रेंड फॉलो होता हुआ नहीं दिखाई देता है। समझ गए? वैसा कोई ट्रेंड नहीं फॉलो होता है जैसा हम लोग सोच रहे होते हैं। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो तुम कहोगे सर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। नहीं मेरे भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसको कहते हैं जिसके पास में पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उससे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं? जिसमें पार्शियली फील्ड आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो तुम कहोगे इस हिसाब से सर किसको किसको? तो अभी और आगे हमें लाइन को ऐड करने दो। पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स या डी सबशेल लिखो, डी ऑर्बिटल्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियली फील्ड डी सबशेल या डी ऑर्बिटल्स इन इट्स प्योरेस्ट और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब पता है? मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जो प्लस चार्जेस आते हैं मेरे में, जैसे अगर हम बात करें स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 4s2 3d1। तो मेरे भाई तुम यहाँ पे अगर निहारोगे तो ये जो D है इसमें 1 है, D 10 होता ना तब फुल कहलाता, पार्शियली फील्ड है। तो मेरे भाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैटेगरी पे आएगा, ये आएगा। तो जो आएगा उसको हम टिक लगा रहे हैं, जो आएगा माय डियर स्टूडेंट उसको हम टिक लगा देंगे। फिर जैसे तुम बोलोगे सर कॉपर, तो कॉपर का हम बोलेंगे 29 होता है। इसका अगर लिखना चाहो तो मेरे भाई ऐसे लिखना पड़ेगा, आर्गन 4s1 3d10। तुम कहोगे सर यहाँ पे तो डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है, तो यहीं पर हम एक बात और लिखे हैं, इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म भी लगा लेना, इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेरे में कॉपर का अगर प्लस करोगे तो कॉपर का प्लस करोगे तो आर्गन 3d10। तुम कहोगे सर यहाँ पे भी फेल कर गया, मेरे में कॉपर का +2 भी होता है, आप सबको अच्छे से दो दें। तो वहां पर अगर बात करें तो वहां पर आर्गन 3d9 हो जाएगा, इसका मतलब कॉपर भी काम करेगा, इसका मतलब कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। आई बात समझ में? जिंक का बात करोगे तो जिंक का आप जानते हो मेरे पास जिंक होता है और जिंक 2+ होता है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, न जिंक में होगा न जिंक 2+ में, तो ये फेल कर जाएगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो तुम कहोगे सर इसका मतलब जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों में वैसा ही होगा? यस, जिंक, कैडमियम और मरकरी मेरे भाई ये तीनों के तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, बल्कि जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो प्योरेस्ट फॉर्म में, यानी नॉर्मल जो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, या फिर उसके कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा। तो अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछे माय डियर स्टूडेंट, तो तुम लोग यस या नो में जवाब देना, या ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट हम पूछ रहे तुमसे। all D block elements are transition elements. All D block elements are transition elements. Yes, ये लाइन फॉल्स है। यस, ये लाइन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। मेरे भाई अगर आप तुमसे पूछे कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये लाइन क्या है?
ये लाइन ट्रू है, यस ये लाइन ट्रू है। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो मेरे भाई डी ब्लॉक के होंगे, लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। दूसरा चीज, इसी तरीके से इधर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफाइंड होता है, वहां पे पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल्स हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे केसेस में वहां पर एफ वाले के लिए हम लोग यूज करते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए इधर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सिमिलरली इसी तरीके से वो भी डिफाइंड होगा। तो अब हम यहाँ पर एक बात करेंगे मेरे भाई, जिसको बात को ध्यान पे रखना, इस पेज को हम हटा रहे हैं, और अब एक बात यहाँ पे नोट करके तुम लोग लिख लेना, जो कि यहाँ पर सब हमको जो बात करना था रेडियस से रिलेटेड, जो रेडियस से रिलेटेड हमें बात करनी है उस बात को करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। जो रेडियस होता है 3D, रेडियस 4D, तुमको ये 4D 5D क्या है? तो मेरे भाई जो स्कैंडियम वाला है ना, आप तो जानते हो, याद है एलिमेंट्स के नेम कैसे याद किया जाता है? साइंस तेरी, अगर आपके पास में सामने में पीरियोडिक टेबल रखा हुआ होगा तो ध्यान देना, मेरी बातों को सुनो, कैसे याद करना है। साइंस तेरी वाह करे, मानो फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। साइंस तेरी वाह करे, साइंस तेरी वाह करे, वाह करे, मानो फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। साइंस तेरी वाह करे, मानो फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। उसी तरीके से मेरे भाई फिर यहाँ पे स्कैंडियम के लिए यूट्रियम होता है, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक। टेक्नीशियम होता है, मौत तक रुकावट राह पड़े, रुकावट राह पड़े, आगे चढ़, आगे चढ़। साइंस तेरी वाह करे, मानो फिर कोई निकाले कॉपर जिंक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े, आगे चढ़। मेरे में उसके बाद वाला ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, वरना जो टंगस्टन होता है ना, वरना रे उस आयरन की रॉड, उस आयरन की रॉड से पिटूंगा, पिटूंगा और हॉस्पिटल जाएगा, और हॉस्पिटल जाएगा। ला हफ्ता, वरना रे उस आयरन की रॉड से पिटूंगा और हॉस्पिटल जाएगा। मेरे भाई इसको हम लोग 3D सीरीज कहते हैं, इसको 4D यानी 4D इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, इसको 5D कहे जाते हैं। हम कल लास्ट क्लास में 4F 5F का भी नाम ले रहे थे। सर वो वाला फिर से बोलिएगा ना सर, वो तीनों का। तीनों का मतलब तीनों लाइन फिर से सर वो, बोलिए। सर लाइन नहीं, वो साइंस तेरी वाह करे सर, वो वाला। साइंस तेरी वाह करे, मानो फिर कोई निकाले कॉपर जिंक, मानो फिर कोई निकाले कॉपर जिंक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े, आगे चढ़। ला हफ्ता, वरना रे उस आयरन की रॉड से पिटूंगा और हॉस्पिटल जाएगा, और हॉस्पिटल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है मेरे भाई, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 57 होता है, सबको मालूम होगा, क्योंकि हम लिखे थे इसके बाहर किए थे सीरियम से, इसके बाहर सीरियम से बाहर किए थे, सीरियम से लेकर के ल्यूटेरियम तक कल बाहर किए थे मेरे भाई से। ये 58 से 71 तक होता है, फिर इसका नंबर 72 पे आता है, इसका नंबर 72 पे आता है। इसी तरीके से मेरे भाई इसके नीचे में एक्टीरियम होता है, एक्टीरियम होता है, और इससे भी बाहर किए थे हम लोग। तो किसको बाहर किए थे सर? तो मेरे भाई यहाँ पे थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक बाहर किए थे। ये सारी बातों को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मेरे भाई इसका नंबर था 90, तो ऑब्वियसली बारी 89 होगा। लैंथेनम और एक्टीरियम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, लिख लेना अच्छे से, लैंथेनम और एक्टीरियम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ये 103 होता था मेरे भाई। इसको 4F कहते थे, इसको 4F, और इसको क्या कहते थे? 5F कहते थे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ अब तुम लोग यहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहे थे? तो 3D जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे इसको 4D सीरीज, इसको 5D सीरीज कहे जाते हैं। तो जो रेडियस होता है मेरे भाई 3D,
जाहिर सी बात है डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, लेकिन 4D और 5D का अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। कोई बताएगा इसका रीजन क्यों ऐसा होता है? lengthenoid contraction. यस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये 5D वाले में 4f इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, तो यहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। अब तुम बोलोगे सर ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल होता है। एफ सबशेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट को ही लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। होता क्या है मेरे भाई, फिर से वही अट्रैक्शन वाली बात आएगी। अचानक से जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, अचानक से जो बढ़ जाते हैं ना, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। मतलब ये कब स्टार्ट होगा मेरे भाई, 4f, फिर मेरे भाई 4f सबशेल होगा, फिर कौन सा होगा 5D होगा, और उसके बाद 6s चल रहा होगा, 6p चल रहा होगा मेरे भाई, तब ना ये 4f आएगा। उससे 2 कम होता है। तो मेरे भाई इसमें इलेक्ट्रॉन्स अचानक से बढ़ा तो फोर्थ वाला में तो बहुत अट्रैक्शन बढ़ गया होगा। अब इसका पुअर शील्डिंग, मतलब ये तो शील्ड करेगा ही नहीं, आगे वाले को तो प्रोटेक्ट करेगा नहीं, सीधा अट्रैक्शन आगे चला जाएगा। और फिर और भी डी का भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो अचानक से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसीलिए 4D और 5D का अप्रोक्सीमेटली रेडियस क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा। इस बात को एकदम ध्यान पे रखिएगा मेरे भाई, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आपका काम हो गया ये, ठीक है। तो मेरे भाई तुमको इसको कैसे कंपैरिजन करेंगे, एक एग्जांपल तुम्हारे मुंह पे फेंकेंगे हम। एग्जांपल मेरे भाई टाइटेनियम, इसको फेंक रहे हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफेनियम में अगर कंपैरिजन बोले तो टाइटेनियम से ज्यादा होगा जिरकोनियम का, और जिरकोनियम से मेरे भाई अप्रोक्सीमेटली सेम होगा हैफेनियम का। मेरे भाई किसी केस में हो सकता है कि ऊपर पलट सकता है, थोड़ा बहुत पलटी हो सकती है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली सेम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम लिख रहे हैं। ये वाला 3D है, ये 4D है और ये 5D है मेरे भाई, ठीक है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट से अगर आएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे भाई। तो हम तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रखना चाहते हैं, इस पेज को हम हटा रहे हैं, आई होप आप लिख लिए होंगे। और मेरे भाई क्वेश्चन देना चाहते हैं, उस क्वेश्चन में आप हमें जवाब दीजिएगा। मेरे भाई क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज ऑप्शन नंबर ए है स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम। ऑप्शन नंबर बी है स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम। तो वो सब सारा ऑप्शन तो सेम दिख रहा है। अरे मेरे भाई ऐसा दिया हुआ है, एक ऑप्शन ये है मेरे भाई, एक ऑप्शन में ये दिया हुआ है, एक ऑप्शन में ये दिया हुआ है, और एक ऑप्शन और लेना चाहते हो तो नन ऑफ दीज ले लो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे, ए, बी और सी में कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ जल्दी से। बी। कौन सा? बी। बी। और किसी का कोई जवाब, कोई है ए वाले? ए वाले है कोई? सर लग तो रहा है। है? किसी का ए जवाब आ रहा है? नहीं आ रहा है मेरे, शाबाश, तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो। आंसर बी ही है, क्योंकि यहाँ पे 4f सबशेल इंटर उसके बाद करता है। अभी जस्ट लिखे थे क्योंकि लैंथेनम के बाद 4f आएगा ना मेरे, सीरियम से आएगा ना, तब हेफेलियम से स्टार्ट होगा f। तो ध्यान रखना इस बात को, इस बात को ध्यान पे रखना कि हेफेलियम से वाले में आएगा ना, तो पहला वाला जो होता है स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम में नहीं काम करेगा, ठीक है। तो चाहो तो एक लाइन लिख लो यहाँ पे, 4f is not present in lanthanum। तो ये बात याद रहेगा, बाई चांस आपको ध्यान में नहीं आए, अभी तो पढ़ने टाइम में आ जाना है, बाद में नहीं आए तो आपको दिक्कत हो सकता है। चलो तो मेरे भाई एटॉमिक रेडियस से सारी बातें खत्म हो गई। अब तुम्हें एक बात और साइड पे कहीं पर नोट बना करके लिख लो मेरे भाई,
नोट बना करके लिख लेना कि मेरे भाई H माइनस का जो साइज होता है ना, H माइनस का जो साइज होता है ये अप्रोक्सीमेटली Br माइनस के साइज के बराबर होता है। तुमको अगर ऐसा क्यों सर, तो मेरे भाई हाइड्रोजन में अगर E/P का रेशियो निकालोगे ना तो ये सबसे ज्यादा आता है 2/1 आता है, यानी 2 आ जाता है। लेकिन बाकी में कोई भी अनायन लो, मोनो का मतलब एक ही निगेटिव चार्ज होना चाहिए, कभी भी 2 का रेशियो नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का। तो इसीलिए H माइनस का साइज Br माइनस के बराबर होता है। तो यहाँ से सवाल तो नहीं आने के चांसेस है, बट आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी भी कोई बोले स्मॉलेस्ट अनायन बताओ, अगर कोई भी स्मॉलेस्ट अनायन बोले बनाने के लिए मोनो निगेटिव, तो आपका जवाब F माइनस होना चाहिए, फ्लोरीन के ऊपर माइनस होना चाहिए, ना कि H माइनस होना चाहिए।